Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to talk about some things and some factors that favors SN2 reactions. इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किस तरह से फेवर करती है SN1 रिएक्शंस को, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो SN2 रिएक्शंस को सपोर्ट करती हैं या उनको फेवर करती हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, पहले भी हम लोग स्टार्ट से ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप्स, सिंपल अल्काइल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप्स और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं ये ज़्यादा सपोर्ट करते हैं SN2 मैकेनिज़म्स को, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि इनमें जो है वो कभी भी स्टेबल केटाइन नहीं बनता। इनमें ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते जो कि इनको सपोर्ट कर सकें, इनके कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने में इनको हेल्प आउट कर सकें। इस वजह से इनके कार्बोकेटाइंस जो होते हैं वो इंतहाई अनस्टेबल होते हैं और उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये कभी भी फेवर नहीं करते SN1 मैकेनिज़्म को, ठीक है। तो ये चीज़ फिर ज़ाहिर है जब वो SN1 को नहीं फेवर कर रहे तो इसका मतलब है कि वो SN2 रिएक्शंस को फेवर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यही आ गई कि स्ट्रक्चर में से अगर हम देखें तो प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं या मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं वो हाईली फेवर करते हैं SN2 रिएक्शंस को। और इनमें क्या होता है कि अगर इनमें बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है RCH2X। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा जब भी SN2 में आता है तो वो अपोजिट साइड पे अटैच करता है, यानी अपोजिट साइड से ये अटैक करता है और अपोजिट साइड पे अटैच हो जाता है। तो इसने अपोजिट साइड से आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पर और इस तरफ से हेलोजन जो है वो रिमूव हुआ और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो बल्कि ग्रुप्स अटैच होते हैं। यहाँ तो ये प्राइमरी दिखाया ना अल्काइल ग्रुप, लेकिन अगर यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल की जगह सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होता और कोई बल्कि ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट होते तो तो क्या होता कि बल्कि ग्रुप्स के प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत मसला होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स लगे होते उसको स्पेस ना मिल रही होती कि वो किस तरफ से जो है वो कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ जो है वो इंटरेक्शन करे और किस तरह से बॉन्ड बनाए। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता। लेकिन किस चीज़ ने इसको यहाँ पर सपोर्ट किया? मिथाइल ग्रुप ने, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ने इसको यहाँ पर सपोर्ट किया क्योंकि यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं थे। अब होता क्या है कि इसी वजह से, यानी इसी रीज़न को दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक ये कि बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं थे तो क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने इजीली अटैक कर लिया, और दूसरी चीज़ क्या कि बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं थे जिनकी वजह से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती और SN1 नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं SN2 रिएक्शन को, इस वजह से इसमें SN2 रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इसका यहाँ पर क्या रोल था कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे तो वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे कि रिएक्शन जो है वो SN2 हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस को। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ईथर बनाएंगे अल्कोहल से, और अल्कोहल जो हम यूज़ करेंगे वो होगी प्राइमरी अल्कोहल। तो सबसे कॉमन वे इसका क्या होता है कि हम लोग अल्कोक्साइड एनाइन बना लें, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल में से H को रिमूव करा दें, उससे वो जो एनाइन बनता है उसको हम लोग कहते हैं अल्कोक्साइड एनाइन। अल्कोक्साइड एनाइन जो है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है जिसकी pKa वैल्यू जो है वो 16 से 18 के दरमियान में होती है, तो यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसकी बेसिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तब फिर हम एक इलेक्ट्रोफाइल लेकर आते हैं जिसको हमने कहा मिथाइल आयोडाइड। हम इसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल ईथर बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को एक इजी वे में बता दिया। अब कुछ सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि हमने इस रिएक्शन के अंदर किस चीज़ को किस चीज़ के तौर पर यूज़ किया। तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी अल्कोहल है इसको हम लोगों ने एज अ रिएक्टेंट यूज़ किया है, और NaH यानी कि सोडियम हाइड्राइड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको हमने यहाँ पर एज अ बेस यूज़ किया है। उसके बाद इसको रिएक्ट कराने से, यानी NaH जो है वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करता है तो अल्कोक्साइड आयन बनाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस ही यूज़ करनी थी तो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज़ की, यानी कि NaOH क्यों यूज़ नहीं की, हमने सोडियम हाइड्राइड क्यों यूज़ की है। तो आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा जो कॉन्जुगेट बेस होती है ना वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होती है, और ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है इस अल्कोहल की, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि NaH, ये जो सोडियम हाइड्राइड है ना ये ज़्यादा बेसिक है NaOH से। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक है इसका मतलब है कि इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये डीप्रोटोनेट कर दे इसको, ठीक है। डीप्रोटोनेट का क्या मतलब है कि इससे हाइड्रोजन जो है वो स्नैच कर ले, छीन ले, अलहदा करवा ले और इसको जो है वो एनाइन बना दे, इसको डीप्रोटोनेट कर दे। तो हम क्यों यूज़ करें NaH? क्योंकि इसके पास जो है वो डीप्रोटोनेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है
NaOH से। एक सवाल ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रोसेस अगर देखें, आप लोग को मैं जैसे बता चुकी हूँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना एक बीकर लेते हैं या फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर हम लोग डालते हैं प्राइमरी अल्कोहल, और फिर उसके बाद हम डालते हैं सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड हम जैसे ही इसके अंदर पुट करते हैं ना, तो सोडियम हाइड्राइड जो है इसको फ़ौरन से डीप्रोटोनेट कर देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन बन जाता है। तो जब तक हम लोग सोडियम हाइड्राइड डालने के बाद उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने से पहले ही क्या होता है कि वो एल्कोक्साइड आयन बन चुका होता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, यानी कि कोई भी अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं, जिसमें हम लोग मिथाइल आयोडाइड को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये ज़्यादा ईजिली जो है वो आयनाइज हो जाएगा, यानी मिथाइल अलहदा हो जाएगा और आयोडाइड अलहदा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ईथर, और आयोडीन या आयोडाइड आयन जो है वो रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हो जाता है ये वाला रिएक्शन। और इसके बाद अगर हम बात करें एक ऐसे रिएक्शन की जिसमें हम लोग, यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल यूज़ किए हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम फिनॉल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिनॉल के पास भी तो OH ग्रुप लगा होता है ना, इस तरह जिस तरह आर के पास OH ग्रुप लगा होता है, तो यहाँ पर हम लोग फिनॉल को यूज़ कर रहे हैं। जब हम फिनॉल को यूज़ करते हैं ना, तो इसके लिए फिनॉल के अंदर से हाइड्रोजन को निकालने के लिए या फिनॉल को डीप्रोटोनेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें। इसके लिए NaOH जो है वो भी स्ट्रॉन्ग इनफ है बेस के वो इसको डीप्रोटोनेट करने में हेल्प आउट कर सके। तो फिर क्या होता है कि एक तो हम लोग इसमें जो है वो फिनॉल यूज़ करते हैं, दूसरी बेस के बारे में हम लोगों ने बात की कि हम NaOH यूज़ करते हैं, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, तीसरी चीज़ हमारे पास आती है एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट के तौर पर हम यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं डाईमिथाइल सल्फेट। डाईमिथाइल सल्फेट का क्या मतलब है कि यहाँ पर डाईमिथाइल का मतलब है एक एक जो है मिथाइल यहाँ लगा हुआ और एक मिथाइल यहाँ, और ये दरमियान में सल्फेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डाईमिथाइल सल्फेट, और ये जो है वो एस्टर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। H2SO4 होता है ना वो, तो ये उसका जो है वो एस्टर होता है, डाईमिथाइल एस्टर होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे कि अब होता क्या है कि इसमें चेंजिंग्स करने की वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? हालांकि वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल था, यहाँ पर फिनॉल प्रेजेंट है, लेकिन क्या होगा, रिएक्शन जो है वो उस तरह से प्रोसीड करेगा जिस तरह से ये वाला रिएक्शन प्रोसीड किया था, यानी कि पहले डीप्रोटोनेट हो जाएगा ये वाला, ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, फिर जो है वो डाईमिथाइल सल्फेट जो है इसके साथ जो है वो रिएक्शन करेगा, और क्या होगा, यहाँ से मिथाइल ग्रुप हटा देगा और साथ खुद अटैच हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ग्रुप यहाँ से स्नैच कर लेगा, खींच लेगा इसको, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा मिथाइल, और यहाँ पर ये बच जाएगा आइन। अब ये जो एनाइन हमारे पास बचा है ये स्टेबल है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भी स्टेबल एनाइन होता है ना, इसका मतलब है कि वो एक स्टेबल गुड लिविंग ग्रुप होता है। वो लिविंग ग्रुप लीव होने के बाद जो है वो स्टेबल रह सकता है। तो हमने इसको कहा कि ये जो एनाइन बना है ये एक स्टेबल एनाइन है, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल ईथर, सेम एज जैसे हमारे पास यहाँ पर R और OMe, यानी कि R के साथ मिथाइल ईथर बना था, उस तरह से यहाँ पर भी मिथाइल ईथर बन गया विद फिनोल। तो इसमें आप लोगों को जो मेजर चीज़ है याद रखने वाली वो यही है कि यहाँ पर हम लोगों ने विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस कराई है, यानी हमने ईथर प्रोड्यूस किया है दो डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट या दो डिफरेंट तरह के रिएक्टेंट्स लेके। पहले में हम लोगों ने यूज़ किया प्राइमरी अल्कोहल को, उसके साथ जो बेस कंपैटिबल थी वो बेस जो है वो NaH थी, जबकि अगर हम बात करें फिनॉल की तो उसके साथ हमने NaOH के साथ भी अच्छा गुजारा कर लिया, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग इनफ थी कि वो फिनॉल के अंदर से OH को हाइड्रोजन को रिमूव करा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल कैसी नेचर का है, न्यूक्लियोफाइल कैसी नेचर प्रोसेस करता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई है, लो है, या उसका क्या सीन है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं SN2 रिएक्शन पे। अब लिविंग ग्रुप किस तरह का है, अगर वो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो फिर SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी है या अगर वो मिथाइल अल्काइल है तो फिर यकीनन वो SN2 को फेवर कर रहा होगा, और अगर उसका स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी है तो यकीनन वो SN2 को फेवर नहीं कर रहा होगा, SN1 को फेवर कर रहा होगा। नेक्स्ट है कि SN2 मैकेनिज्म की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसका रेट एक्सप्रेशन जो है उसका मतलब होता है कि वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन हो उस पर भी डिपेंड कर रहा है, चाहे वो अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन हो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं, इसका ऑर्डर होता है 2 और इसका रेट लिखने का तरीका होता है रेट इज इक्वल्स टू K इंटू न्यूक्लियोफाइल इंटू हमारे पास जो भी मिथाइल अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा, मिथाइल हैलाइड होगा, या जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी उसका हम लोग लिखेंगे। तो ये मोस्टली प्राइमरी हैलाइड होता है या फिर जो है वो सेकेंडरी होता है,
क्योंकि इसके अलावा टर्शियरी तो कभी भी SN2 रिएक्शन जो है वो नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई प्रोटोन इज़ रिमूव फर्स्ट इन ईथर सिंथेसिस, यानी कि हम लोग ईथर सिंथेसिस जब करवाते हैं, हमने पढ़ा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव करा सके। ठीक है, तो हम क्यों प्रोटॉन को पहले क्यों रिमूव कराना चाहते हैं, वो इस वजह से कि ताकि हमें एक बेटर न्यूक्लियोफाइल मिल सके। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग पीछे जो रिएक्शन करके आए हैं ये वाला, इसमें हम लोगों ने ये बनाने की अल्कोक्साइड आयन बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई थी, हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया रिएक्शन। तो हमने डायरेक्ट रिएक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम लोग रिएक्शन डायरेक्ट करते मतलब इसके अंदर सारा कुछ इकट्ठा ही ऐड कर देते तो रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना होता। जबकि अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो फिर एक अच्छा जो है वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फास्टर प्रोसीड करता है। सेम एज इट इज़ फिनॉल वाले केस में भी ऐसे ही कि अगर हम सारा कुछ इकट्ठा डाल देंगे तो रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट। तो अगली स्लाइड पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा पॉइंट होता है रिएक्शन के दरमियान में आता है बिल्कुल, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल से और प्रोडक्ट से बिल्कुल दरमियान में। उस टाइम पर ना तो कम्प्लीटली हम कह सकते कि प्रोडक्ट बन गया, ना हम कह सकते कि रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो गए। ठीक है, तो ये जो स्टेट होती है ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है और इसकी लाइफ टाइम नहीं होती, यानी कि इसका कोई लाइफ टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये बहुत देर के लिए स्टे करेगी या ये रुकेगी, नहीं, ये बहुत जल्दी से ये बस बनती और ख़त्म हो जाती है। तो ये स्टेट क्या कौन सी स्टेट होती है, हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। इस स्टेट पर कभी भी मॉलिक्यूल रह नहीं सकता, उसमें स्लाइटली चेंज आएगा ट्रांजिशन स्टेट में, या तो वो लोअर एनर्जी की तरफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, लोअर एनर्जी वाली साइड पर चला जाएगा। अब लोअर एनर्जी वाली साइड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें जब ज़्यादा एनर्जी का मतलब है कम स्टेबिलिटी, और हमें पता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। ट्रांजिशन स्टेट जो है ना वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। इसका क्या मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका मतलब है कि स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जब मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता तो इस जगह पर कभी भी टिक के नहीं रह सकता। ठीक है, उस जगह पर अपनी वो जगह मेंटेन नहीं कर सकता। तो ये फ़ौरन से क्या करेगा कि ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, यानी या तो ये रिएक्टेंट वाली साइड पर मूव कर जाएगा, वो भी लोअर एनर्जी स्टेट है, या फिर ये प्रोडक्ट वाली साइड पर मूव कर जाएगा जो कि वो भी लोअर एनर्जी स्टेट है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास मिथाइल आयोडाइड प्रेजेंट है। अब क्या हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो SN2 रिएक्शन करने के लिए हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करता है और ऑपोजिट साइड पर ही अटैच हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल ने जब यहाँ पर अटैक किया, एक ट्रांजिशन स्टेट आई है। ऐसी ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट उन्होंने यहाँ मेंशन तो नहीं की हुई, लेकिन मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो किस तरह से होती है कि उस टाइम पर मिथाइल का आयोडीन के साथ बॉन्ड टूटा भी नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो भी चुका होता है, यानी कि ये इसका बॉन्ड इस टाइम पर दोनों चीज़ों से होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या हुआ है कि आयोडीन रिमूव हो गया, आयोडाइड आयन रिमूव हो गया और उसकी जगह पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफ में आप लोग को नज़र आ रहा है कि एक साइड पर हमारे पास मौजूद है एनर्जी और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं रिएक्शन की प्रोग्रेस, कि रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ कितना मूव कर रहा है। तो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इसकी एनर्जी कम थी, लेकिन एक टाइम आया कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वाली स्टेट को हमने कहा ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा देर के लिए नहीं ठहरता, और इसको आप लोग इंटरमीडिएट के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल होता है और ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट की एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए साथ वाले नेबरिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो नेबरिंग ग्रुप जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं SN1 रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने इसको इंटरमीडिएट के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। ट्रांजिशन स्टेट एक बहुत 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 माइनर सा एक टाइम आता है जिसमें वो ट्रांजिशन स्टेट पे आता है मॉलिक्यूल, या हमारा रिएक्शन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें लोअर एनर्जी स्टेट पर वो फ़ौरन मूव कर जाता है। अब आइदर वो अगर रिवर्सिबल है तो आइदर वो रिएक्टेंट की तरफ भी मूव कर रहा हो सकता है और प्रोडक्ट्स की तरफ भी। तो ये था एक ओवरव्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन स्टेट पर रहता ही नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन स्टेट पर स्टेबल नहीं होता, तो हम इस ट्रांजिशन स्टेट को इतना मतलब इतना फोकस क्यों करते हैं, इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं इसमें, आखिर ये क्या चीज़ है। तो ये एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है ना तो बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से टोटल बन चुका होता है और ना ही लिविंग ग्रुप्स के साथ बॉन्ड जो है वो टोटल टूट चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये इसमें हमारे पास आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इधर से जो है वो लिविंग ग्रुप लीव करना चाह रहा है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप लीव करना चाह रहा है तो कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो इस तरह से अरेंज उसने खुद को किया हुआ है कि उसने दोनों के साथ बॉन्ड बरकरार रखा हुआ है। फिलहाल ना तो पूरा बॉन्ड टूट चुका है उसका लिविंग ग्रुप के साथ और ना ही पूरा बॉन्ड बन चुका है उसका न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये दरमियान वाली स्टेज जो है आपको ये ट्रांजिशन स्टेट नज़र आ रही है।
ठीक हो गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट बना और ये जो है लीविंग ग्रुप लीव कर चुका है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो चुका है यहाँ पर। अब अगर आप लोग इसको दूसरी तरह से देखें, इसके ऑर्बिटल्स को कंसीडर करें कि इसके अगर हम ऑर्बिटल्स को कंसीडर करते हैं तो फिर किस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटल्स पर फोकस करेंगे। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल के पास लॉन पेयर होना लाजमी है, क्योंकि अब अगर ये आप देख सकते हैं ये वाला मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, तो इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि वो रिएक्शन करना शुरू कर दे और लीविंग ग्रुप को निकालना शुरू कर दे। तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के पास लॉन पेयर होना चाहिए जो कि कार्बन के ऑर्बिटल के साथ, कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ रिएक्ट कर सके और अपनी जगह बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आया जिसके पास लॉन पेयर है, इसने कार्बन के पी ऑर्बिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। एक स्टेट आई है जब उसका ये वाला भी दूर हो गया, पहले ये वाला स्ट्रॉन्ग था बॉन्ड, अब ये वाला भी वीक हो गया और यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। इस स्टेट को हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट है। नेक्स्ट में हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है और लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर चुका है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। एक नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन गया है और पहला वाला सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो हमने कहा कि SN2 रिएक्शन हुआ है जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट भी इन्वॉल्व थी और ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है हमें एक प्रोडक्ट मिल गया जो हमें चाहिए था। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर फोकस रखेंगे कि यहाँ पर अगर आप एंगल मेजर करें ना लिविंग ग्रुप के लीव करने में और न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने में, तो आपको एंगल जो है नज़र आएगा वो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो है हमेशा 180 डिग्री का बन रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट साइड से अटैक कर रहा होता है और वहीं पर अटैच हो रहा होता है, जबकि लिविंग ग्रुप जो है वो दूसरी वाली साइड से जा रहा होता है। तो इनके दरम्यान में एंगल अगर हम देखें तो 180 का होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड सब्सटीट्यूशन, यानी कि सब्सटीट्यूशन का या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उसका जो है स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है। तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल ये कि न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन एटम ऑन ऑपोजिट साइड फ्रॉम लिविंग ग्रुप। ये मैं जब से ये वाला लेक्चर स्टार्ट हुआ है हम लोग यही बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप जो है वो दूसरी साइड से लीव करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन जो है एक अम्ब्रेला की तरह, जैसे आप लोग जब अम्ब्रेला ओपन करें तो उस तरह से कार्बन एक बाहर को आ जाता है ना, उस तरह से जो उन्होंने कहा कि कार्बन एटम जो है वो बाहर को आ जाता है और वो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। अब होता क्या है कि जब अटैक करता है ना स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम पर या स्टीरियोजेनिक सेंटर पर, तो क्या होगा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने ये बात की कि जब भी SN2 रिएक्शन होगा तो हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, जबकि अगर जब भी SN1 रिएक्शन होगा तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेंशन होती है। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग पिछले रिएक्शन से ये चीज़ को कंक्लूड कर आए हैं कि भाई जहाँ पर भी इन्वर्जन होगी मतलब SN2 हो रहा है, और जहाँ पर भी रिटेंशन होगी मतलब कि SN1 हो रहा है, या फिर अगर दो कंसेक्टिव SN2 होंगी तो फिर हम लोग कहेंगे कि भाई हाँ रिटेंशन हुई है क्योंकि दो SN2 हुए हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर एक रिएक्शन देख सकते हैं जिसमें आपके पास एक पॉजिटिव सेकेंडरी ब्यूटानोल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर पॉजिटिव जो है ये शो कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का क्या मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो कि लाइट को जो है वो पॉजिटिव साइड या राइट साइड पर जो है वो मूव कराता है, क्लॉकवाइज की तरफ मूव कराता है। ठीक हो गया, और जहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आप लोग देखेंगे या फिर लीवर रोटेटरी आप लोग देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव तो है लेकिन वो लाइट को जो है वो लेफ्ट साइड पर रोटेट करा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। और R या S का यहाँ पर क्या मकसद है कि R और S जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना पॉजिटिव नेगेटिव साइन को और RS को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसके साथ हमारे पास लगा हुआ है थायोनाइल क्लोराइड फ्लोराइड। ये जो हमारे पास SOClF नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड फ्लोराइड। जबकि अगर हम नीचे बात करें SbF5 की तो ये होता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड क्या चीज़ होती है कि एक लिविस एसिड होता है। ये लिविस एसिड हम लोग कंसीडर करते हैं क्यों, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल खाली होता है और d ऑर्बिटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो लिविस एसिड होती है, तो इसी वजह से हमने इसको कहा कि ये लिविस एसिड है। ऊपर जो है वो थायोनाइल क्लोराइड फ्लोराइड है। यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से हो रहा है कि ये जो है वो इनका रोल क्या है कि थायोनाइल क्लोराइड फ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो मतलब इन दोनों को क्या कह सकते हैं कि इसको एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व करते हैं, इनको मिक्स करके फिर हम साथ डालते हैं ना जब, तो ये जो है वो सेकेंडरी ब्यूटानोल को डीप्रोटोनेट कर देता है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना देता है, OH का ग्रुप जो है वो रिमूव करा देता है। अब जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता है तो फिर क्या होगा कि वाटर आएगा या फिर OH नेगेटिव का आइन भी आप लोग खाली कह सकते हैं, OH नेगेटिव आएगा हाइड्रोक्साइड आइन, वो इस पर रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बनाएगा OH। अब उसमें नीचे लिखा है उन्होंने कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है।
तो यहाँ पर हम बात करें SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था कि भाई रिटेंशन होती है, लेकिन फिर बाद में हमें पता लगा कि रिटेंशन नहीं होती, रिटेंशन भी होती है लेकिन ना रेसिमिक मिक्सचर भी बनता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है, यानी कि 50-50% चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर H एक रिएक्शन ऐसा हुआ है जिसमें प्रोडक्ट में जो है वो H जो है वो फ्रंट पे है, तो दूसरा वाला जो मिक्सचर बनेगा उसका, यानी उसी मिक्सचर के अंदर दूसरा प्रोडक्ट जो प्रेजेंट होगा उसमें H जो है वो बैक पर होगा। ठीक है, इसी तरह ये ऑपोजिट होता है, यानी कि एक जो है वो हैच बॉन्ड और वेज बॉन्ड को हम लोग शो कराते हैं, तो बताते हैं कि किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या होगा कि स्टार्टिंग विद द ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी ब्यूटानोल, यानी कि रिएक्शन जो है हमने सेकेंडरी ब्यूटानोल से स्टार्ट किया है, और इसमें हुआ क्या है कि quenching this cation with water regenerates the alcohol but without any optical activity। क्या हुआ यहाँ पर कि इस जो कीटाइन बना ना, इसके साथ हम लोगों ने वाटर को रिएक्ट कराया। जब हमने इसके साथ वाटर को रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, अल्कोहल रीजनरेट हो गई। ये भी अल्कोहल थी सेकेंडरी, ये वाली भी अल्कोहल जो है वो रीजनरेट हो गई है वाटर के साथ रिएक्शन करवाने से कीटाइन का। नेक्स्ट में क्या हुआ कि वाटर ने जो है वो दोनों फेसेस पे अटैक कर सकते हैं। वाटर जो है वो अपवर्ड साइड पर भी अटैक कर सकता है, वाटर जो है वो लोअर साइड पर भी। इस चीज़ का क्या मतलब है, आप लोग नीचे वाले डायग्राम को देखें अगर, तो p ऑर्बिटल जो है कार्बन का वो इस तरह से अरेंज हुआ हुआ है। अब वाटर जब अटैक करेगा, यानी जब हमने वाटर ऐड कराया, वाटर की मर्जी है कि वो OH आयन जो है वो ऊपर अटैच होता है या फिर OH नीचे अटैच होता है, यानी कि वाटर जो है वो किस साइड से अटैक कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 50% चांसेस हैं, 50:50 है कि या तो वो ऊपर भी अटैच हो सकता है या वो नीचे भी अटैच हो सकता है। अगर वो ऊपर अटैच होगा, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर अटैच हो गया, तो हमने कहा कि पॉजिटिव और S सेकेंडरी ब्यूटानोल बना है, जबकि अगर हम नीचे वाले की बात करें तो ये नेगेटिव और R सेकेंडरी ब्यूटानोल बना है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा क्योंकि वेज बॉन्ड और हैश बॉन्ड की प्लेस चेंज हो जाएगी, इसका मतलब है कि इनकी रोटेशन चेंज हो गई है। तो यहाँ पर इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का सब्स्टिट्यूशन के साथ क्या रिलेशन है। इसी चीज़ को हम फर्दर आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट में। ये हमारे पास उसी रिएक्शन को दोबारा से उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड किया है। यहाँ पर वही चीज़ दोबारा दिखाई हुई है। इसमें आपके पास क्या हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटानोल था, सेकेंडरी ब्यूटानोल में आप लोगों ने थायोनाइल क्लोराइड फ्लोराइड डाला और साथ में आपने एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड डाला। उसके बाद एक जो है वो कीटाइन बना, कीटाइन में आपने वाटर डाला, तो ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये एक रेसिमिक मिक्सचर होगा, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होगा, इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, अगर आप इसी चीज़ को रिएक्ट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड पायराइड, थायोनाइल क्लोराइड से या फिर टोसाइल क्लोराइड से या फिर पायराडीन्स, तो ये कुछ और तरह से बनेगा। मतलब कि OH की जगह पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और टोसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। इसमें जब आप चीज़ें डालेंगे तो क्या होगा कि एसाइल ग्रुप जो है वो एसीटेट आयन जो है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग पहले भी करते आए थे। अब अगर आपने इससे जो है वो दोबारा से गेन करना है अल्कोहल को, तो आप क्या करोगे, इसका वाटर के साथ या NaOH के साथ जो है रिएक्शन करा दोगे तो आपको दोबारा अल्कोहल मिल जाएगी, यानी कि एसीटेट आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पर हाइड्रोजन दोबारा अटैच हो जाएगा। तो ये एक जनरल रिएक्शन था, एक जनरल कंक्लूजन था, जिसमें उन्होंने बताया कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ हमेशा मूव करता है। ठीक है, जबकि SN1 में क्या होता है कि रेसिमाइजेशन होती है, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और एग्जांपल जिसमें हम लोग एक लंबा प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठेंगे और ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये लाइंस नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम लोग रिएक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन करने के लिए सेकेंडरी ब्यूटानोल प्रेजेंट है, जैसे पीछे हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटानोल प्रेजेंट था उसी तरह यहाँ पर है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए क्या चीज़ है, पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। पैराटोलुइन का मतलब है कि पैरा पे जो है वो CH3 का ग्रुप लगा हुआ है और साथ में सल्फोनाइल क्लोराइड अटैच है। इसको हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो हमारे पास चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है पायराइडीन। पायराइडीन की प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि ये वाला OH ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ। जब ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या होगा कि इस तरह से कुछ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अब आपके पास पता है कि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव था और डेक्स्ट्रो था। यहाँ पर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो ही है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि क्यों यहाँ पर भी सेम बॉन्ड्स थे, कॉन्फ़िगरेशन सेम थी, यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन सेम थी। दिखने में तो ये SN2 रिएक्शन लग रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है या इस तरह का कोई सीन है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ दिखने में तो SN2 लग रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और इसके साथ साथ जो है वो अटैच हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है,
सोचने वाली बात है ना कि यहाँ पर रिटेंशन क्यों नहीं हुई। हम तो हमेशा यही पढ़ते आए हैं जब भी SN2 रिएक्शन होता है तो रिटेंशन होती है, तो यहाँ पर रिटेंशन क्यों नहीं हुई। यहाँ पर रिटेंशन जो है वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये रिएक्शन कायरल सेंटर पर, कायरल कार्बन आइटम पर नहीं हुआ। ये रिएक्शन हुआ है सल्फर पर, ठीक है। ऑक्सीजन ने अटैक किया सल्फर पर, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया सल्फर के साथ, इसमें कार्बन का, कायरल कार्बन का कोई रोल था ही नहीं। तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे कि रिटेंशन या फिर इन्वर्जन की बात हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर रिटेंशन हुई है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई है, क्योंकि जहाँ पर वेज बॉन्ड था वहाँ पर वेज बॉन्ड है, जहाँ पर हैच बॉन्ड था वहाँ पर हैच बॉन्ड है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है इसी प्रोडक्ट को उठा के नीचे रखना है और इसको जो है वो रिएक्ट करवाना है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। कार्बोनाइल ग्रुप में आप लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेट एनाइन उन्होंने कहा है, तो हम लोग यहाँ पर एसीटेट आइन ले लेंगे जो हम लोग पहले भी लेते आ रहे हैं। जैसे टोसाइल ग्रुप और एसीटेट के साथ ही हम लोगों ने ज़्यादा रिएक्शंस करवाए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एसीटेट आइन ले लिया। एसीटेट आयन के साथ जब हम लोगों ने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राब्यूटाइल अमोनियम, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम सॉल्ट है एक, और ये हम लोग पोलर सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद DMF। इन दोनों को डिजोल्व करते हैं साथ में और फिर इनको इकट्ठा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पोलर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास सॉल्ट है और ये हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट्स है। अब क्या हुआ है, एसीटेट आयन ने आके इस पर अटैक किया, ऑक्सीजन ने जब इस पर अटैक किया तो ये जो है वो, ये जो यहाँ पर कार्बन आइटम था ना, ये वाला स्टेप आप लोगों ने ना जरा ध्यान से समझना है। यहाँ पर था कार्बन आइटम प्रेजेंट, इसने ऑक्सीजन ने आकर कार्बन आइटम पे अटैक किया। जब इसने कार्बन पे अटैक किया ना, कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ा है, ठीक है। ये वाला पूरा ग्रुप अलहदा हो गया और कार्बन ने बॉन्ड बना लिया इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये वाला ऑक्सीजन भी कार्बन के फ्रंट पे ही है, लेकिन क्या हुआ कि बॉन्ड जो है वो ट्विस्ट हो गया, बॉन्ड जो है वो दूसरी साइड पर चला गया। तो यहाँ पर बॉन्ड्स में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। अब आप लोग फोकस करेंगे कि यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन जो है वो एट द बैक ऑफ कार्बन था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एट द फ्रंट ऑफ कार्बन आ गया। जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन पहले फ्रंट पे था, जबकि इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड टूटा और नए वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना, तो ऑक्सीजन जो है वो एट द बैक ऑफ कार्बन है। तो यहाँ पर इन्वर्जन या रिटेंशन का आप लोग नहीं देखेंगे, बल्कि आप लोग देखेंगे कि रिएक्शन होते हुए थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड टूट गया और नए ऑक्सीजन से बॉन्ड उन्होंने बना लिया। अब इसके बाद अगर आपको चाहिए कि आप लोग वापस वही अल्कोहल हासिल कर लें जो आप लोगों ने पहले स्टार्ट में दिया था, मतलब कि ये वाला अल्कोहल, ये पूरा रिएक्शन एक ही है और नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे एक और रिएक्शन है, वो सारा कुछ एक ही है, ये एक सीरीज़ में चल रहा है। अगर आपको इस वाले से दोबारा से वही वाला अल्कोहल चाहिए, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटानॉल ही चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग हाइड्रोलाइज करवाएंगे इस एस्टर को। जब आप इस एस्टर को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो आपके पास वही सेकेंडरी ब्यूटानॉल जो है वो वापस आ जाएगा। अब जब वो सेकेंडरी ब्यूटानॉल वापस आएगा तो आप इनकी कॉन्फ़िगरेशंस चेक करेंगे कि इनमें क्या कोई चेंजिंग आई है, इनके बॉन्ड्स में कुछ चेंजिंग आई है, या ये सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे वो थे, या इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को आप मेजर करेंगे। अब अगर आप लोग इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें ना, तो वो ऐसे ही होगी जैसे आपको ट्रू रोटेशन के बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी नज़र आनी चाहिए, लेकिन जो उसकी थी ना वही इसकी होगी। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इसको रोटेट भी करा दें ना, अगर आपको इन्वर्ट भी करा दें, तब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्वर्ट होने वाले की और इसकी सेम रहेगी, ठीक है। दोबारा से सुन लें, ट्रू रोटेशन हुई है ना सेकेंडरी ब्यूटानॉल में, तो यानी कि कोई ना कोई रोटेशन हुई है। जब आप इसकी रोटेशन को मेजर करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये भाई ये वैल्यू है इसकी रोटेशन की। नेक्स्ट जब आप लोग इसको फर्दर वापस वही अल्कोहल बनाएंगे ना, यानी जो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो उसके साथ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा आप देखेंगे इसकी और उसकी जो है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी वो सेम होगी। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले की तरफ। यहाँ पर क्या हुई है, रिटेंशन हुई है, अभी भी रिटेंशन ही चल रही है। आप लोग ये नहीं सोचेंगे बॉन्ड्स इन्वर्ट होगा इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्जन हुई है, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और न्यू बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ है, वही चीज़ हमने उठाकर यहाँ पर रखी, हमने इसको हाइड्रोलाइज कराया। जब हमने इसको हाइड्रोलाइज कराया तो हाइड्रोलाइज होने के नतीजे में क्या हुआ कि ये दोबारा से वही सेकेंडरी ब्यूटानॉल बन गया। यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से मैकेनिज्म चलेगा, यानी कि जो हाइड्रोलाइज का प्रोसेस वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन आया, उसने इस कार्बन पर अटैक किया। जब उसने इस कार्बन पर अटैक किया तो वो भी साथ में अटैच हो गया। अब कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो गई है, बॉन्ड कम हो गए, तो नेगेटिव का साइन आ गया और क्या हुआ कि ये पूरा मॉलिक्यूल इस तरह से एक इंटरमीडिएट बन चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, या नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन जो है इसको अपना बॉन्ड देगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये जो है मॉलिक्यूल जो है ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होने के नतीजे में ये वाला मॉलिक्यूल एज इट इज़ बच जाएगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरह से मॉलिक्यूल आपको जैसे नज़र आ रहा है इस तरह से बन जाएगा। जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे दोबारा से, तो क्या होगा कि वही सेकेंडरी ब्यूटानॉल जैसे पीछे था वही हमें दोबारा गेन हो जाएगा। फ़र्क
क्या आया फ़र्क, ये आया कि पहले ये जो था वो डेक्स्ट्रो था, यानी कि लाइट को जो है वो पॉजिटिव साइड या क्लॉकवाइज साइड पर रोटेट कराता था। अब ये लाइट को नेगेटिव साइड या लेफ्ट साइड पर रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें आप लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्वर्जन हो गई है, हुई है ना। जो पहले वाला हमारा सेकेंडरी ब्यूटानॉल था उसके साथ हम पॉजिटिव लगा रहे थे, लेकिन इसके साथ हमने नेगेटिव का साइन लगाया है। इसका मतलब है यहाँ पर इन्वर्जन हुई है ये भी ऑप्टिकली प्योर, रोटेट ये भी करा रहा है लाइट को, लेकिन क्या हुआ, इन्वर्जन हो गई है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कहा कि इन द फॉर्मेशन ऑफ टोसाइलेट और द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटेट हम कह रहे हैं इस वाले प्रोसेस को। तो एसीटेट की जब हमने हाइड्रोलाइज कराई है, जब हमने टोसाइलेट को फॉर्म कराया, तब कोई बॉन्ड बना या कोई बॉन्ड टूटा नहीं है जो कि रिलेट करे स्टीरियोजेनिक सेंटर से, यानी कि कायरल सेंटर पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुई। तो इसीलिए हमने कहा कि इट मस्ट हैव बीन SN2 रिएक्शन इटसेल्फ, यानी कि ये जो है वो SN2 रिएक्शन था। हालांकि आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर रिटेंशन हो रही है, तो जिसमें भी रिटेंशन होती है तो SN1 होना चाहिए था, लेकिन ये SN1 नहीं है। यहाँ पर रिटेंशन हो रही है, लेकिन रिटेंशन इस वजह से हो रही है क्योंकि ये रिएक्शंस जो है ये कायरल सेंटर पर परफॉर्म हो ही नहीं रहे। ये अटैकिंग या लीविंग या बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो कायरल सेंटर या कायरल कार्बन पर नहीं हो रही, स्टीरियोजेनिक सेंटर पर नहीं हो रही। इस वजह से हमने इनको कहा कि SN2 रिएक्शंस है, लेकिन ये एट द कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कायरल कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो उसके एग्जांपल में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और हेलोजन्स है। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है और रिटेंशन भी रह सकती है, चाहे SN2 भी हो। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो अल्कोहल रिएक्ट रैपिडली विद सिलिकॉन क्लोराइड कंपाउंड सच एज ट्राईमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड टू गिव सिलाइल ईथर्स बाय द रिएक्शन एट सिलिकॉन। अब इसका क्या मतलब है, आप लोग नीचे सिलिकॉन वाला रिएक्शन देखेंगे, साथ साथ ही हम लोग कर लेते हैं ना इसको। तो ये हमारे पास है ट्राईमिथाइल, क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल है, सिलिकॉन क्लोराइड। ये जब रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ तो एक इंटरमीडिएट बनाएगा। यहाँ पर जब इंटरमीडिएट बना तो ये बी का मतलब है कि कोई ना कोई बेस, यहाँ पर कोई ना कोई बेस आई, उसने साथ अटैच हुई, और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी ख़त्म हो गई। मतलब ऑक्सीजन के बॉन्ड जो ज़्यादा हुए हुए थे, 3 बॉन्ड्स बनाए हुए थे, ऑक्सीजन ने भी अपने बॉन्ड ख़त्म कर लिए और ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल भी हो गया। और ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बेस जो आई थी वो हाइड्रोजन को अपने साथ ले गई है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो गया। तो उन्होंने यहाँ पर भी दिखाया आप लोगों को कि कार्बन एटम तो यहाँ पर नहीं था, कायरल कार्बन तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन किस पर हुआ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तो है, किस पर हुआ है, सिलिकॉन पर हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ टोसाइलेट बाय द अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन टोसाइल क्लोराइड, एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन एट सल्फर, अल्कोहल अटैक फॉस्फोरस वेरी इजीली। इसका मतलब है कि अगर आप लोग टोसाइलेट वाले जो अटैक्स जितने भी हम लोगों ने किए थे वो सब में, उनमें भी कुछ एग्जांपल हैं जिसपे जो है वो टोसाइलेट ग्रुप पर अटैक होता है, तो वो कायरल कार्बन पर या कायरल सेंटर पर नहीं हो रहा, बल्कि वो कहाँ होता है, हमारे पास वो होता है सल्फ़र पर या फिर फॉस्फोरस के साथ भी बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम लोग के पास नहीं है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन एट क्लोरीन, इसमें आपको फॉस्फोरस वाला भी क्लियर हो जाएगा और साथ में हेलोजन वाला भी। ठीक है, तो हम लोग ये एक एग्जांपल में कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन रिएक्ट विद टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड टू गिव फॉस्फोनियम सॉल्ट बाय SN2 रिएक्शन। अब इसमें हुआ क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे, ये हमारे पास एक फुल रिएक्शन है, नीचे वाला आपके पास मैकेनिज्म है, बहुत इजी है। ये हमारे पास है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन में आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ है, इसके पास एक लॉन पेयर प्रेजेंट है और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब होगा क्या, ये एक क्लोरीन को यहाँ से लेगा, हम लोग रिएक्शन से पहले ना इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये लॉन पेयर जो है वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑपोजिट वाली साइड, मतलब यहाँ पर इसको अटैच कर लेगा। यहाँ पर ये अटैच हो गया क्लोरीन, और इसको हमने यहाँ पर ऑपोजिट कर दिया, यानी कि फॉस्फोरस को हमने मेनली दिखाना था तो हमने दोबारा से इसको ऑपोजिट कर दिया, यानी कि ये इस तरह से हो गया। अब इसी को मॉलिक्यूल को हमने रखा है, फॉस्फोरस ने जो है वो बॉन्ड ज़्यादा बना लिया, इसलिए इस पर पॉजिटिव का साइन आ गया। साथ कार्बन के पास डेफिशिएंसी है, यानी कि कार्बन के पास बॉन्ड जो है वो कम हो गए हैं, तो उस पर नेगेटिव का साइन आ गया। जब कार्बन के पास बॉन्ड कम हो गए हैं तो क्या हुआ है कि फॉस्फोरस जो है वो दोबारा अटैक करेगा कार्बन पे और क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। यानी इसका मेजर एम जो था वो ये था कि ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना सके। ठीक है, लेकिन इसको क्या था कि क्लोरीन को पहले हटाना था, तो इसने पहले क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर उसके बाद कार्बन पे अटैक किया और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो रिजल्टेंटली हमें क्या मिला, एक प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हमें मिल गया। इसमें आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी कार्बन एटम इन्वॉल्व नहीं था, एक कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन फॉस्फोरस या फिर जो है वो क्लोराइड की वजह से हम लोगों ने ये रिएक्शन पूरा किया है।
और उसके बाद जो लास्ट में बॉन्ड बना यहाँ पर जो है वो कार्बन यूज़ हुआ, क्योंकि ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ना, इसके अंदर भी तकरीबन बातें वही है जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, यानी कि मिथाइल और प्राइमरी अल्काइल कंपाउंड जो है हमेशा SN2 रिएक्शन अंडरगो करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल्स जो हैं वो भी SN2 कर सकती हैं, लेकिन मोस्टली वो मतलब डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि वो कौन सा रिएक्शन करेंगे, SN1 करेंगी या फिर SN2 रिएक्शन करेंगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चरल फीचर जो है ना वो भी SN2 को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 2 एलाइल्स एंड बेंजाइल कंपाउंड्स ऑल्सो इनकरेज SN1 मैकेनिज्म। उन्होंने कहा कि अगर बेंजाइल या एलाइल कंपाउंड्स होंगे तो वो SN1 मैकेनिज्म को इनकरेज करेंगे। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रही होती है मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसलिए ये SN1 को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर SN2 रिएक्शंस ऑफ एलाइल ब्रोमाइड। अब उन्होंने कहा कि SN1 को तो ये सपोर्ट करते हैं, हम लोग ने अपनी प्रीवियस वाली स्लाइड्स में प्रीवियस लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि किस तरह से वो लोग जो है वो SN1 को सपोर्ट करते हैं, एलाइल और बेंजाइल जो कंपाउंड्स होते हैं। अब हम बात करें कि एलाइल ब्रोमाइड्स यानी कि एलाइल और बेंजाइल ग्रुप्स जो हैं ये SN1 रिएक्शन भी कर सकते हैं, तो SN2 रिएक्शंस भी ये कर सकते हैं। SN1 तो ये कर सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में, लेकिन अब हम लोग बता रहे हैं कि यही ग्रुप्स, यही कंपाउंड्स SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हैं। अब कैसे SN2 फॉलो करेंगे ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एलाइल कंपाउंड। एलाइल कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड स्टेबलाइज हो रहा है बाय द ट्रांजिशन स्टेट बाय कॉन्जुगेशन, यानी कि इसमें भी स्टेबल तो वो है लेकिन कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक किया ब्रोमीन को, उसने लीव कराया, खुद वो अटैच हो गया, तो ये ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट आया। लेकिन अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट को देखें, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर अभी ना लीविंग ग्रुप लीव हुआ है और ना ही न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्ली अटैच हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये किसी हद तक स्टेबल है। इसको स्टेबल कौन बना रहा है, इसको स्टेबल बना रही है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज है। कॉन्जुगेशन है जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज है, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि इस तरह से एलाइल कंपाउंड जो है SN2 रिएक्शन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेंजाइल की। तो फिर बेंजाइल किस तरह, तो बेंजाइल भी सेम एज इट इज़, जैसे ऊपर वाले ने रिएक्ट किया इस तरह से बेंजाइल भी सेम रिएक्ट करेगा और ये भी स्टेबल होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन होगी। यहाँ पर क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अटैक किया, ब्रोमीन लीव हुआ और साथ ही अटैच हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपल जिस तरह ऊपर प्रोसेस हुआ था सेम एज इट इज़ नीचे भी यही प्रोसेस हुआ है। तो कॉन्जुगेशन के थ्रू बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन हुई है, जिसकी वजह से जो है वो स्टेबलाइज हुई है इसकी ट्रांजिशन स्टेट और इसने परफॉर्म किया SN2 रिएक्शन। तो अब आप लोगों से अगर सवाल किया जाए कि भाई एलाइल कंपाउंड्स और बेंजाइल ग्रुप जो हैं ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं या SN2, तो आप इसमें जवाब देंगे कि ये दोनों तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। SN1 से भी प्रोसीड कर सकते हैं और SN2 से भी प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि p ऑर्बिटल हैज़ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, इट शेयर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप। अब मैंने वही बात जो बताई थी पहले कि कार्बन एटम के पास क्या है, ये जो पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो दोनों के साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ भी शेयर कर रहा है, इसके साथ भी शेयर कर रहा है, इन दोनों के साथ शेयर कर रहा है। इसलिए एक ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर बॉन्डिंग दोनों के साथ बनी हुई होती है। मोर इफेक्टिव कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल विद एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पी बॉन्ड, यानी कि अगर पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तब और ज़्यादा अच्छी कॉन्जुगेशन परफॉर्म हो सकेगी। तो इससे हम लोगों ने क्या अखज़ किया या इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि एलाइलिक कंपाउंड्स और बेंजाइलिक कंपाउंड्स कैन प्रोसीड बाय बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ रिएक्शंस हैं जिनके हमें रेट्स बताए गए हैं, जैसे हम लोगों ने अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, ये कुछ तकरीबन वही चीज़ें ही हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शंस की बात की कि SN2 रिएक्शन इसमें किस तरह से प्रोसीड करेगा। पहला हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड में आप लोग को पता है कि रिलेटिव रेट जो है वो 200 है उसका, और अगर हम कमेंट पास करें मतलब वो SN1 होगा या SN2 होगा तो यकीनन वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टर्शरी हमारे पास क्लोराइड है, यानी कि हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। तो इसमें आप बात करें तो ये बल्कि सॉरी टर्शरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये दोनों रिएक्शंस को फॉलो करता है, SN1 भी SN2 भी। लेकिन क्या होगा, SN2 रिएक्शन ये बहुत स्लोली जो है वो कवर करेगा, तो मतलब कि इसके लिए ज़्यादा अच्छा जो है वो SN1 रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर, क्योंकि हम सिर्फ SN2 की बात कर रहे हैं तो हम SN1 की बात नहीं करेंगे। एलाइल क्लोराइड को जो एक्सेलरेट कर रहा होता है वो इसकी कॉन्जुगेशन है जो कि ट्रांजिशन स्टेट में होती है, जो इसको स्टेबल बनाती है, जिसकी वजह से ये SN2 परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड में सेम ही रीज़न आएगी, कॉन्जुगेशन, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क आएगा
और वो क्या है कि ऊपर वाले में यानी कि एलाइल वाले में ना यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड था, यानी कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड था जो इसको सपोर्ट कर रहा था कॉन्जुगेशन को। लेकिन अगर हम बात करें बेंजाइल क्लोराइड की तो इसमें तीन तीन डबल बॉन्ड्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल जो है वो बेंजाइल क्लोराइड होगा, ज़्यादा कॉन्जुगेशन अच्छी जो है वो बेंजाइल क्लोराइड में हो रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मिथॉक्सी क्लोराइड। इसमें हमारे पास क्या है कि कॉन्जुगेशन किस वजह से हो रही है, लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ पर भी जो है वो एक्सीलरेट कर रही है रिएक्शन को। और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास जो है वो एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग फोकस कर रहे हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो कॉन्जुगेशन हो रही होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव या सबसे ज़्यादा स्टेबल जो मॉलिक्यूल होता है या कार्बोकेटाइन या ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो इस वाले मॉलिक्यूल्स की होती है, जिसको हमने कहा है कि 1 लाख टाइम्स जो है वो रिलेटिव रेट अगर हम इसका देखें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है बाकी सबसे। ठीक है, तो अगर जो कॉन्जुगेशन है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ होगी तो वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा SN2 को। ठीक है, और वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर उन्होंने दोबारा से कुछ रिएक्शंस मतलब कुछ कंपाउंड या कुछ सब्सटेंसेस दिखाए हैं, रिएक्टेंट्स दिखाए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये SN1 प्रोसीड करेंगे या फिर SN2। तो ये आप लोग पहले से ही कर चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये आप लोग देख लेंगे। एलाइलिक में भी आप लोग को वही चीज़ ही है। लास्ट वाले हम लोगों ने पहले नहीं डिस्कस किए थे, हम ये देख लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा अल्कोक्सी। इसमें क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी क्योंकि अल्कोक्स आइन लगा हुआ है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से SN1 रिएक्शन अच्छा फॉलो करेगा। SN2 भी कर सकता है क्योंकि स्टेबल इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, लेकिन एक्सीलेंट जो है वो SN1 रिएक्शन होगा। उसके बाद है अल्फा अमाइनो। अल्फा अमाइनो में आप लोग को पता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इसमें भी होगी और ये भी एक्सीलेंट तौर पर जो है वो SN1 रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। अब क्या होता है कि एक बात आप लोग याद रखेंगे कि जब भी किसी ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो ना, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो कार्बोकेटाइन को इंतहाई अनस्टेबल बना देता है, उसको स्टेबल नहीं रहने देता, उसको डीस्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से SN1 मैकेनिज्म बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका केटाइन जो है वो अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए ना, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो नेबरिंग ग्रुप्स होते हैं और वो स्टेबिलिटी को अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं, स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या होता है अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाए ना, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल बना देते हैं, जिसकी वजह से SN1 मैकेनिज्म नहीं हो पाता। तो अगर आप लोग बात करें पहले वाले पॉइंट्स की तो इनमें वही बात दोबारा दोबारा और दोबारा की गई है कि प्राइमरी होगा तो SN2 होगा, टर्शरी होगा तो SN1 होगा, और अगर सेकेंडरी होगा तो वो चूज़ करेगा कि भाई वो क्या करना चाहता है, SN1 से प्रोसीड करेगा या SN2 से। नेक्स्ट हमारे पास है टर्शरी के अलावा बाकी कंपाउंड्स में क्या होता है कि SN2 जो है वो स्लोली होगा। अगर सेकेंडरी में देखें आप लोग, SN2 जो है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्लोली होता है। उसके बाद है कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो केटाइन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और SN2 को फेवर करेगा, SN1 को फेवर नहीं करेगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि बेंजाइलिक कंपाउंड्स के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। जब बेंजाइलिक के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तो अच्छी बात है, ये तो SN1 को सपोर्ट करेगी, हम लोग को वैसे ही पता है। आप लोग इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो सपोर्ट कर रही है। ऑक्सीजन ने जो है वो बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड कर लिया, और इस तरह से ये जो है अंदर रेजोनेंस हो रही है और न्यूक्लियोफाइल इजीली आके अटैक कर रहा है, तो वो एज इट इज़ वैसे ही एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है क्योंकि सब लोग साथ वाले उसको हेल्प आउट कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को मेनटेन करने में। नेक्स्ट हमारे पास है कि फिर से उन्होंने वही चीज़ बताई हुई है। इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे एक कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो इंटरमीडिएट को अनस्टेबल बना देते हैं। अब आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें आप लोग को बेंजाइलिक क्लोराइड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और साथ में नाइट्रो ग्रुप अटैच है। नाइट्रो ग्रुप अटैच है, जब ये साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये इंतहाई अनस्टेबल हो चुका है। किस तरह से कि पूरा का पूरा नाइट्रो ग्रुप अनस्टेबल है, इसमें कोई एक चीज़ भी स्टेबल नहीं है बेचारे में। ना नाइट्रोजन के पास बॉन्ड्स पूरे हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा हो गए नाइट्रोजन के पास, इसलिए उस पर डेफिशिएंसी यानी पॉजिटिव का साइन आया हुआ है। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन को अगर आप लोग देखें, बॉन्ड ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव का साइन था ना नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड कम हो गए तो नेगेटिव का साइन, और इधर भी नेगेटिव का साइन, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव का साइन। तो ये सब साइंस क्या शो कर रहे हैं कि इन अनस्टेबल हो गया नाइट्रोजन का, जो जितना भी ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, उनमें से कोई एक चीज़ भी स्टेबल नहीं है, ना कोई एक ऑक्सीजन ना कोई एक नाइट्रोजन, हाईली अनस्टेबल है। केटाइन को ये अनस्टेबल बना रहा है, इसके अनस्टेबिलिटी की वजह से कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, SN1 नहीं हो पाएगा तो फिर बेंजाइलिक ग्रुप जो है वो SN2 की तरफ मूव करेगा, यानी कि SN2 रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और साथ में अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर भी कुछ स्टेबिलिटी है, बेशक एक ऑक्सीजन में ही है लेकिन किसी चीज़ में तो है ना, वहाँ पर तीनों चीज़ अनस्टेबल थी, ना नाइट्रोजन स्टेबल था ना ऑक्सीजन कुछ स्टेबल था, इस वजह से वहाँ पर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा थी।
तो ये था हमारे पास एक ओवरव्यू अबाउट द होल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट फेवर SN2 रिएक्शंस। होप सो आपको ये समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।